नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। पिछली क्लास में कल अपन ने पढ़ा था ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अपन पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं आज की क्लास में अपन देखेंगे जो बचा हुआ है वो। इससे पहले अपन ने जो पढ़ा वो डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। कॉन्सेप्ट कहाँ का इंडियन कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा था। ऋषि पाराशर ने कहा था जंतु नाम जीवनम कृषि। नाम किसने दिया? अल्बर्ट हॉवर्ड ने दिया। हालांकि कॉन्सेप्ट इंडियन है, ऋषि पाराशर है। कौन सी बुक में दिया गया था? वाल्टर नॉर्थ वो उनकी बुक थी, लुक टू द लैंड। फिर पूरे विश्व ने मिलकर के एक दिया, बैक टूवर्ड्स नेचर, प्रकृति की ओर वापस लौटो, यानी प्राचीन खेती करो। 2014 को मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया। इन सब बातों पर अपनी चर्चा हुई थी। लास्ट अपन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़े थे। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग थी, और इन सब के पूरे नाम। जैविक खाद में अपन एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया था। कौन सा? FYM का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। ठीक है। गोबर की खाद तक अपन पढ़ लिया था। तीन विधि थी, एक संशोधित गड्ढा विधि, एक वर्तमान या हिफ मेथड, और एक ट्रेंच विधि। आज अपनी है कंपोस्ट। सबसे पहले यदि अपन डेफिनेशन देखें कंपोस्ट की, तो अपन कह सकते हैं कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनका अपघटन होना। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किसके द्वारा? तो अपन कह सकते हैं कि एरोबिक, वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के जीवाणु हो सकते हैं। एरोबिक एंड अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंटेशन में अपघटन करके तैयार किया गया पदार्थ कंपोस्ट कहलाता है, और इस प्रोसेस को कंपोस्टिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को कंपोस्टिंग बोलते हैं। यानी कंपोस्ट की परिभाषा क्या होगी? ऑर्गेनिक मैटर का एरोबिक एंड अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंटेशन में डिकम्पोस्टिंग कराकर जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसको अपन कंपोस्ट बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग बोलते हैं। अब यहाँ वन लाइनर एक नंबर का क्वेश्चन क्या बनता है, कंपटीशन वाला क्वेश्चन क्या बनता है कि कंपोस्टिंग किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होती है? तो दोनों प्रकार के सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होती है, अवायवीय और वायवीय। किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंटेशन में कंपोस्टिंग होती है? तो बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक। नेक्स्ट, अब कौन कौन से मेथड हैं अपने? तो कंपोस्टिंग के कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहला मेथड है इंदौर मेथड। इंदौर मेथड का इंदौर विधि नाम क्यों पड़ा? इंदौर विधि क्यों बोलते हैं इसको? इस मेथड को अल्बर्ट हॉवर्ड और यशवंत डी वार्ड, YD वार्ड का पूरा नाम है, यशवंत डी वार्ड ने विकसित किया था। कहाँ विकसित किया था? तो इंदौर में विकसित किया था। इंदौर खान पान वाला शहर। यहाँ के लोगों से पूछें क्या करके आए हो जी? तो नाश्ता करके आए जी। जाके क्या करोगे? खाना खाएंगे जी, है ना। और घर पे क्या करते हो? खाते हैं जी, है ना। पूरे दिन इनका खाने का ही काम है, ऐसा बताते हैं। इसको मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। यहाँ इस विधि को विकसित किया था। किसने किया था जी? तो अल्बर्ट हॉवर्ड। यहाँ ए का पूरा नाम अल्बर्ट है, अल्बर्ट हॉवर्ड एंड यशवंत डी वार्ड बाई, इन दोनों ने इस मेथड को प्रपोज किया था, प्रतिपादित किया था। अब देखिए इंदौर मेथड है वो किस प्रकार का मेथड है? तो इंदौर मेथड में एक सबसे पहले पीठ तैयार करते हैं, एक गड्ढा तैयार किया जाता है। गड्ढे की लंबाई है वो 10 फीट रखी जाती है। इसकी जो चौड़ाई है वो रखी जाती है 6 से 8 फीट, और इसकी डेप्थ रखी जाती है, गहराई रखी जाती है 2 से 3 फीट। ठीक है। अब
सबसे पहली बात क्या काम में लेते हैं गुरुजी? कंपोस्ट किससे बनाते हैं? तो कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, जो जो चीजें नेसेसरी होती हैं। फिर स्टार्टर, स्टार्टर में क्या क्या काम में ले सकते हैं? तो डंग, नाइट सोइल, नाइट सोइल, मानव मल को नाइट सोइल बोलते हैं। मानव मल है ये नाइट सोइल। और महत्वपूर्ण होता है जल। कार्बनिक पदार्थ क्या क्या? कार्बनिक पदार्थ अपन ले सकते हैं शहर का कचरा, कस्बे का कचरा, और किसी मेले की खाद है। गुरुजी मेले की कौन सी खाद है? तो मेला हम कहते जाओ जना देखो, पुष्कर पशु मेला देखो, अभी जनवरी में चलेगा अपना डेजर्ट ये कैमल फेस्टिवल बीकानेर में देखो, थोड़े दिन के बाद प्रयागराज में दिख जाएगा, जहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। तो वो निश्चित रूप से मानव का तो नेचर है ये, जहाँ भी जाएगा कचरा फैलाएगा, है ना? तो मेले का जो कचरा है उसको खाद में ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो पिट तैयार किया है, पिट में बिछावन के रूप में स्टार्टर के लिए प्रारंभिक पदार्थ के लिए गोबर की परत बिछा दी, कार्बनिक पदार्थ डाल दिए, जल डाल दिया, फिर कार्बनिक पदार्थ डाल दिए, फिर जल डाल, इस प्रकार से इसे। अब इंडोर मेथड है वो एक वायवीय मेथड है। इंडोर जो कंपोस्ट बनाने की विधि है वो एक वायवीय विधि है। इसके साथ साथ इसमें पलटाई, जैसे 14 दिन के बाद, 27 दिन के बाद, लगभग 1-1.5 महीने के बाद इसको पलटना पड़ता है और बार बार पानी छिड़कना पड़ता है। जब बार बार पलटाई करनी होती है तो लेबर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो अपन कह सकते हैं कि इंदौर विधि एक खर्चीली विधि है। वायवीय विधि बार बार पलटाई करते हैं तो मक्खी मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि ये बदबूदार मेथड भी है, इसमें मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, इसमें दुर्गंध पैदा होती है। मजदूरों की ज्यादा आवश्यकता होती है, इसका मतलब ये महंगी विधि भी है। अब यहां से 2 क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन बनते हैं। छोटे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि है, कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि है, तो ऑप्शन में अपन को दिए जा सकते हैं वायवीय विधि है, एरोबिक मेथड है कि अनएरोबिक मेथड है। तो इंदौर किस प्रकार का मेथड हुआ? एरोबिक, वायवीय विधि है, पलटाई की आवश्यकता पड़ती है, परिश्रम लेबर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो खर्चीली विधि भी है। क्लियर बात? उसके बाद बेंगलोर विधि। बेंगलोर विधि के जो डिस्कवर हैं, जो इसके फादर माने जाते हैं, वो हैं CN आचार्य। कौन सी विधि को, कंपोस्ट बनाने की कौन सी विधि को आचार्य विधि कहा जाता है? तो बेंगलोर विधि को आचार्य विधि कहा जाता है। क्या काम में लेते हैं? पूरे कार्बनिक पदार्थ यही काम में लेंगे। फर्क क्या है जी? हालांकि सबसे कंपोस्ट बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो इस CN आचार्य विधि का ही नाम आता है। क्यों सबसे अच्छी विधि है? तो एक तो ये अवायवीय है, अनेरोबिक मेथड है। साइज कितनी लेते हैं बेंगलोर मेथड में? तो बेंगलोर मेथड में जो साइज रखी जाती है वो लंबाई खाई की 10 फीट, चौड़ाई 6 फीट, और सॉरी हाँ 2 से 3 फीट ये डेप्थ गहराई रखी जाती है।
अब इसकी खास बात ये क्या है कि इसमें पलटाई नहीं होती, इसलिए ये विधि इंदौर विधि की अपेक्षा थोड़ी सस्ती है। मक्खी मच्छर पैदा नहीं होते, मक्खी मच्छर आदि पैदा नहीं होते, और इसमें दुर्गंध भी नहीं आती है, इसलिए ये अच्छी है। कंपोस्ट बनाने की कौन सी विधि अच्छी? तो बेंगलोर विधि अच्छी। बेंगलोर विधि किस प्रकार की विधि है? तो अवायवीय विधि है, एनेरोबिक मेथड है। बेंगलोर विधि का जनक कौन है? तो सीएन आचार्य। इस विधि को आचार्य विधि के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बात आती है नाडेफ विधि। इसको आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा नेडेफ विधि। एग्रीकल्चर में नाडेफ, एक्चुअल नाम इसका नाडेफ ही है, नाडेफ विधि। क्यों नाम इसका नाडेफ विधि? तो इसका नाम इसलिए नाडेफ विधि, महाराष्ट्र का किसान है, किसान का पूरा नाम है नाडेप काका। तो नाडेप काका ने इसका प्रतिपादन किया था, इसलिए इस विधि को नाडेप विधि के नाम से जानते हैं। इसकी खास बात क्या है? कंपोस्ट बनाने की एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें गड्ढा नहीं बनाया जाता, खाई नहीं बनाई जाती। तो क्या बनाया जाता है? इसमें टैंक बनाया जाता है। ठीक है, किस साइज का टैंक बनाया जाता है? तो लंबाई 10 फीट हो, चौड़ाई 6 फीट हो और ऊंचाई 3 फीट हो, हाइट है वो 3 फीट हो। इस प्रकार का टैंक बनाते हैं। टैंक बनाने के लिए खास बात यह है, इसकी जो दीवार है लगभग 7 से 9 इंच मोटी बनाई जाती है ना, 9 इंच मोटी दीवार बनाई जाती है। और दीवार में बीच बीच में 7 इंच चौड़े होल रखे जाते हैं। इन होल की डिजाइन इस प्रकार से की जाती है कि अंदर का कोई पदार्थ बाहर ना आए। ठीक है, अब टैंक बना दिया। टैंक बनाने के बाद इसमें क्या क्या काम लेंगे? इसमें अपन शुगर केन, लीफ ऑफ शुगर केन यानी गन्ने की पत्तियां, गन्ने की पत्तियां काम में लेंगे। अरहर के डंठल, इस प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर काम में लेंगे। इसके साथ कौन सी विधि में मिट्टी काम में ली जाती है? तो इसमें काम में ली जाती है मिट्टी, रेत लेंगे। और क्या लेंगे? और डंग लेंगे, गोबर लेंगे, और लेंगे जल। सबसे पहला काम होता है पानी में थोड़ा गोबर भर के पूरी की दीवारों पर छिड़का जाता है ताकि फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये स्टार्टर का काम कर रहा है ना। तो सबसे पहले इसमें बदली टैंक बनाने के बाद दीवारों को पूर्णतः वाटर के अंदर सोल्यूबल करके डंग को और पूरी दीवारों के ऊपर छिड़क देते हैं। फिर इन सारी परतों से इसे ढकते रहते हैं। लगभग 6 महीने में अपनी कंपोस्ट है वो बनकर तैयार हो जाती है। पैक कर देंगे ऊपर से। क्वेश्चन क्या बनता है? छोटा क्वेश्चन, नाडेप विधि किससे संबंधित है? तो महाराष्ट्र के किसान नाडेप काका से संबंधित है। कौन सी विधि में टैंक बनाया जाता है? तो नाडेप विधि में टैंक बनाया जाता है। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर इस साइज के लिए हर एक मटेरियल, यानी अरहर के जो डंठल हैं, गन्ने की पत्तियां हैं, सरसों के डंठल हैं, अन्य फसल अवशेष है और मिट्टी है, इन सबको एक फिक्स्ड मेजरमेंट में लिया जाता है। ठीक है,
ट्वेल्थ में इस ट्वेल्थ एग्जाम में इस विधि से क्वेश्चन आना कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि एनसीईआरटी एग्जाम में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बेंगलोर और इंदौर विधि में अंतर पूछ लिया जाता है ना। तो जब अंतर की बात आ जाए तो आप जैसे टेबल बना करके अंतर लिखते हो, एक तरफ इंदौर विधि एक तरफ बेंगलोर विधि, इंदौर विधि में लिख दिया इसका आविष्कार अल्बर्ट हॉवर्ड और यशवंत डी बोर्ड ने इंदौर में किया था। बेंगलोर विधि का लिख दिया इसका आविष्कार सीएन आचार्य ने बेंगलोर में किया था। इस ये विधि जैसे इंदौर विधि एक वायवीय विधि है, बेंगलोर विधि एरोबिक अनएरोबिक है, वायवीय है, उसमें पलटाई की आवश्यकता पड़ती है, इसमें पलटाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। इस प्रकार से अंतर लिख दिया जाता है। मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, दुर्गंध आती पैदा होती है, उसमें नहीं होती, इस प्रकार से अंतर लिख दिया जाता है। अब अपना अगला मेथड है वर्मी कंपोस्ट। केंचुआ खाद। वर्मी कंपोस्ट। अब देखो वर्मी कंपोस्ट क्या है, ये तीन नाम है, वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, वर्मी कल्चर का मतलब क्या हो गया, केंचुआ पालन। वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या हो गया, केंचुआ खाद। और वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब क्या हो गया, केंचुआ खाद बनाना या बनाने की प्रक्रिया। बहुत बार एग्जाम में मैंने देखे हैं क्वेश्चन आ जाता है वर्मी कंपोस्टिंग का अर्थ है, तो ऊपरी ऊपर ऑप्शन ए मिल जाता है केंचुआ पालन, है ना। तो केंचुआ पालन वर्मी कल्चर है, वर्मी कंपोस्टिंग केंचुआ खाद बनाना, और वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद है। ठीक है, अब केंचुआ, केंचुआ को बोलते हैं अर्थवर्म। केंचुआ को बोलते हैं अर्थवर्म या फेरिटिमा पोस्थुमा। केंचुआ का जूलॉजिकल नेम फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसान का मित्र। जेट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसे किसान का मित्र बोलते हैं, तो केंचुआ को बोलते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर। क्लियर बात है। अब बहुत बार बच्चे पूछ लेते हैं गुरुजी ये केंचुआ कैसे खाद बनाता है। केंचुआ भी सेम वैसे बनाता है जैसे अपन बनाते हैं, इसकी कोई दूसरी प्रोसेस नहीं है। अपने यहाँ जो केंचुए पाए जाते हैं, शरीर के ऊपर खंड होते हैं। बायोलॉजी वाले टीचर आपको बताएंगे जनन अंग कौन से खंड में होते हैं। ये इधर हैं कार्बनिक पदार्थ, और इधर है खाद।
बहुत सीधी सी प्रोसेस है केंचुए की। केंचुआ कार्बनिक पदार्थ खाता है और खाद बनाता है। अपने वाली से कोई दूसरी नहीं, अपन भी तो नाइट सोइल है ना, सेम प्रोसेस। अब प्रकृति में लगभग 700 प्रकार के केंचुए पाए जाते हैं, जिनमें से 293 केंचुए हैं वो लाभदायक हैं। प्रकृति में लगभग इसकी जातियां 700 पाई जाती हैं, जिनमें से 293 लाभदायक हैं। इन 293 से मुख्य 3 हैं। एपेजिक, इंडोजिक और डायोजिक। एपेजिक, इंडोजिक और डायोजिक। ये जो एपेजिक केंचुए होते हैं ये भूमि में 1 मीटर की गहराई में कहाँ रहते हैं? भूमि में 1 मीटर की गहराई में रहते हैं। ये 90% कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल 90% एंड 10% सोइल, 10% मिट्टी खाते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान की जो जलवायु है उसकी एक सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रजाति है आइसिनिया फोइटिडा। आइसिनिया फोइटिडा राजस्थान की जलवायु में पाई जाने वाले केंचुए की प्रजाति। एपेजिक केंचुए कहाँ रहते हैं? 1 मीटर गहराई में रहते हैं जी। 90% कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, 10% मिट्टी खाते हैं। इंडोजिक ये 3 मीटर गहराई में रहते हैं, ये 10% खाते हैं कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि मृदा की सरफेस सोइल में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। मृदा की सतह पर सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होते हैं और 10% ये खाते हैं मृदा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार की मृदाओं में सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 है पथरीली मृदाओं में, ऑप्शन बी है रेतीली मृदाओं में, ऑप्शन सी है कशित मृदाओं में और ऑप्शन डी है जंगली मृदाओं में, जहां जंगल हो, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि सारे विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। यदि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कौन सी मृदाओं में ज्यादा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। हालांकि आंसर मैं कल बताऊंगा, फिर भी आप कमेंट करके बताएं इसमें। उसके बाद है ये जो इंडोजिक केंचुए होते हैं ये जल निकास में सहायक होते हैं, जल निकास में सहायक होते हैं। और डायोजिक केंचुए हैं इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं 1 से 3 मीटर गहराई में। क्लियर बात है? चलिए, हाँ, केंचुआ खाद में एनपीके की बात की जाए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है कि केंचुआ खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का अनुपात क्या होता है। तो नाइट्रोजन 1.2 to 2.5, phosphorus 1.6 to 1.8 and पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम 1.0 से 1.5%। याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए इस बात को। केंचुआ खाद में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो 1.2 से 2.5% पाई जाती है। ये पूछा जा सकता है केंचुआ खाद में फॉस्फोरस कितना होता है, तो 1.6 से 1.8%। यदि पोटास की मात्रा पूछी जाए तो 1.0 से 1.5%। तीनों का अनुपात पूछ ले तो 1 से 1.2 से 2.5 अनुपात 1.6 से 1.8 अनुपात 1.0 से 1.5। क्लियर बात? फिर बात आती है
बेनिफिट ऑफ वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद के लाभ क्या क्या हैं, आ सकता है 12वीं में क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट बात है। तो केंचुआ खाद के लाभ, सबसे पहली बात भाई, एक तो जो कॉमन लाभ हैं, जैसे मृदा की उर्वरता बढ़ती है, जल निकास में सहायता मिलती है, मृदा का गठन बढ़ता है, ये तो है ही है। जो विशेष बात यह है कि केंचुआ खाद में कार्बनिक खाद की अपेक्षा 8 गुना अधिक एक्टिनोमाइसिटीज की मात्रा पाई जाती है, जो फसलों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। इन वर्मी कंपोस्ट एट टाइम मोर actinomycetes present compared than other organic manure, so beneficial for disease resistant in crops, ये सब डेवलप कर देती है ये। इसके साथ साथ केंचुआ खाद के अंदर ऑक्सीजन हार्मोन का स्राव होता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन हार्मोन की इंपॉर्टेंस आप जानते हो, इसे आगे वाले चैप्टर में और चार्ट मैनेजमेंट है उसमें आएगा, अपन पढ़ेंगे। उसके बाद है हरी खाद। हरी खाद का मतलब है फसलों को खेत में उगाया, फसलों को खेत में उगाना, उगाकर जैसे ही ये पुष्प अवस्था में हो तो इसमें हेरो चलाकर वापस पलटाई देना ही हरी खाद कहलाता है। ठीक है, कुछ फसलों को खेत में उगाना, जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज में आए तो टर्न कर देना, पलटा देना ही हरी खाद कहलाता है। हरी खाद की विशेष जो फसलें हैं, जैसे कौन कौन सी फसल हरी खाद के लिए उपयुक्त हैं, तो सनई। सनई को यदि अपन उगाते हैं 1 हेक्टर में, तो सनई ऐसी क्रॉप है, ये लगभग 50 केजी नाइट्रोजन का फिक्शन कर लेती है। कितने दिन में? 6 से 8 वीक में। डेंचा 75 केजी नाइट्रोजन का फिक्शन कर लेता है उन 45 डेज में। गुरुजी सबसे बढ़िया क्रॉप कौन सी है? तो हरी खाद के लिए सबसे अच्छी क्रॉप होती है डेंचा। चौला या काउपी, काउपी को वेजिटेबल मांस भी कहा जाता है। काउपी को वेजिटेबल मांस भी कहा जाता है। एक तो होता है गरीब का मांस, किसको बोलते हैं गरीब का मांस? अरे सोयाबीन को बोलते हैं। बिना हड्डी का मांस, बोनलेस मीट भी सोयाबीन को ही कहा जाता है। सोयाबीन, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है। ग्लाइसिन मैक्स एल बोटेनिकल नेम होता है सोयाबीन का। और गंवार, क्लस्टर बीन या साइमोप्सिस ट्रेटागोनोलोबा, इसका उपयोग भी हरी खाद में किया जा सकता है। यह 50 केजी नाइट्रोजन का फिक्शन कर लेता है। देखिए सभी जो फसलें हैं ये दलहनी फसलें हैं। दलहनी फसलों को उगाने का फायदा ये है, ये वानस्पतिक पदार्थ से तो नाइट्रोजन देती हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भी फिक्शन करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का भी फिक्शन करती हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। तो निम्न में से कौन सी हरी खाद की फसल है? एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है ना। तो एकदम से इजी क्वेश्चन, तो थोड़ा सा टफ, थोड़ा हार्ड यदि अपन क्वेश्चन लें तो 1 हेक्टर में सनई कितने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है? तो 50 केजी नाइट्रोजन का। डेंचा 1 हेक्टर में कितने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है? 75 केजी का। चौला काउपी 1 हेक्टर में कितने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है? 65 केजी का। और गंवार 50 केजी का। क्लियर बात है? आगे चलें। ठीक है, अब अपना चैप्टर शुरू हो जाता है 12वीं की किताब में तीसरा, ये 3rd चैप्टर है, ड्राई फार्मिंग। कितने नंबर का है सर जी? तो ये बोर्ड एग्जाम में 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना।
मात्र 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आधा नंबर का आएगा। नहीं सॉरी भाई, आधा प्लस 1, 2 क्वेश्चन आएंगे और मुझे दोनों क्वेश्चंस का पता है कौन कौन से आएंगे, पर बताऊंगा नहीं। हाँ, कमेंट में पूछ सकते हो आप। हो सकता है बोर्ड एग्जाम के टाइम अपन जब मैराथन क्लास लेंगे, एक दिन में पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, तो अपन चर्चा भी कर लें इस पर। उस दिन की चर्चा है वो, इंतजार करो आप, है ना। इंतजार का जो फल होता है ना, उसमें टीएसएस ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर वाले समझ सकते हैं। इंतजार का जो फल होता है, उसमें जैसे ही अपन रिफ्लेक्टोमीटर से शुगर ब्रिक्स निकालेंगे ना, तो उसका कंटेंट ज्यादा आएगा, है ना। कल इस पूरे चैप्टर पर चर्चा होगी, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे पिछले साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में ड्राई फार्मिंग की जाती है। क्यों? तूने पिछले साल एग्जाम दिया था, आया था कि नहीं आया था? तो 58% में की जाती है। लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था, कम बच्चों का सही हुआ था ये, है ना। कम बच्चों का सही हुआ था, यानी ऐसे कई टापर तो ऐसा सोच ली 1.5 नंबर कोई तो है ही, तो मैं यहाँ पढ़ लूंगा, वो यहाँ पढ़ेड़ो यहाँ पे परीक्षा, है ना। तो ये पूरा चैप्टर है ड्राई फार्मिंग का, इस पर चर्चा कल करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही बहुत है। थैंक यू।